चलिए नाउ स्टूडेंट्स, इसमें हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 आपका, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है। देखो क्या कह रहा है यहाँ देखो हर एक क्वेश्चन से एनसीईआरटी में ना आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी में देखिए कुछ तो टॉपिक यहाँ पढ़ाया जाएगा, उसके जो एग्जांपल्स हैं, उसकी जो आपकी बीच बीच में एक्सरसाइज दी रहती हैं, और डू दिस जो कहता है आपको बीच बीच में डू दिस या जो एक्टिविटीज है ना, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है आपको। जो भी कुछ सीखने को मिल रहा होगा मैं आपको पूरा सब कुछ बताता हुआ चल रहा हूँ, है ना। चैप्टर के बीच में भी कहीं पर क्वेश्चन में, तो जो भी कॉन्सेप्ट रह जाते हैं वो क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे, टेंशन मत लो आप। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा इसमें से ट्रू है। देखो बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट है, कह रहा है इट कैन नॉट बी जीरो, सुन लो बेटा, फॉल्स हो गया। उसने बोला इट कैन नॉट बी जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है, कह रहा है इट कैन नॉट बी जीरो। कह रहा है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है क्या, बताइए। हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो हो सकता है बताइए। हाँ, इसके लिए आप एग्जांपल दे दो कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और अपना सपोर्ट करने के लिए आंसर एक दो एग्जांपल दे दीजिए। हाँ, कौन कौन से एग्जांपल दोगे आप। एक तो बेटा कौन सा एग्जांपल दे दोगे आप, एक तो वही स्ट्रेट लाइन वाला मोशन का एग्जांपल दे दोगे। ये देखो जो अभी आपको मैंने दिया था, है ना, क्या कि आप बोलोगे भाई कोई बॉडी ए से चल रही है, बी पर जाती है और स्ट्रेट पाथ पे वापस लौट के ए पर आ जाती है, यानी कि ए से बी गई और बी से वापस ए आ गई। समझ रहे हो ना, ए से चली बी पे गई, बी से वापस ए पर आ गई। ठीक, तो अब यहां पर बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बताइए। जीरो ही तो हो गया, क्योंकि इनिशियल पॉइंट जो था वही फाइनल पॉइंट है। 0 मीटर हो गया, मान लो मीटर में ले रहे हैं यूनिट, ओके। तो उन्होंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है, तो उनका स्टेटमेंट फॉल्स है। बेटा हो क्यों नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है। और कब हो सकता है, एक सर्कुलर पाथ वाला मोशन करा के दिखा दो उनको, है ना, कि कोई बॉडी कहां से चल रही है, पॉइंट ए से, ठीक, और ये वापस घूम कर कहां पर आ जाती है, ये इस तरीके से वापस ए पर आ जाती है, तो यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। बस। नेक्स्ट है बेटा पार्ट बी जो उसने बोला है, ठीक। कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब देख लो बेटा ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल है ये। कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट। बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में क्या, कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसी क्वांटिटी है, बताइए, वेक्टर क्वांटिटी है। बेटा डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, यानी कि इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो बस यही मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार फिर से, ठीक, क्या कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, ठीक, इसमें आपका डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक, यानी कि मैग्नीट्यूड भी होगा इसमें, और प्लस डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इसमें बेटा डायरेक्शन भी होगी, ठीक। अब डायरेक्शन की तो चलो अगर हम बात नहीं कर रहे हैं, तो उसने हमसे क्या बोला इस क्वेश्चन में, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है वो, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड, इट किसके लिए लगा हुआ है, इट्स किसके लिए लगा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट के लिए। वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन कह रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो उसने जो इट्स बोला, इट्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि देखो क्या कोई ऐसा मोशन हो सकता है जिस मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि डिस्प्लेसमेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा, ठीक, कह रहा है क्या वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है क्या वो डिस्टेंस से बड़ी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। मतलब समझो वो ये कहना चाहता है, अब मेरी बात एक सुन लेना बेटा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका होता है उसके ऊपर मॉड लगा दो। फिर से सुन लो मेरी बात, मान लो थोड़ा बेटा पहले सीख लो, है ना, ए से बी गए मान लो तुम, ठीक, तो वेक्टर क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा, ए बी, ठीक। अगर ऐसे करके लगा दोगे तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक। ऐसे दो डंडे लगा दोगे, इसको मॉड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मॉड। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो आप किसका, वेक्टर का। तो जब दो दो डंडे ऐसे लगा दोगे, इसका मतलब आप बात कर रहे हो किसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। जैसे कि ए से बी गए आप, ठीक, थोड़ा समझ लेना बेटा पहले, ठीक। ए से बी गए 10 मीटर, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आप साइन मान लो पॉजिटिव ले सकते हो। तो अगर आपने ऐसे लिखा है, मान लो कैसे, ऐसे वेक्टर ए बी और फिर आपने +10 मीटर लिखा, तो प्लस किसको बता रहा है, डायरेक्शन को, है ना, लेफ्ट से राइट हमने पॉजिटिव माना है। मान लो कि इस एग्जाम्पल में हमने
लेफ्ट टू राइट क्या माना है हमने, पॉजिटिव साइन माना है, ठीक, और राइट टू लेफ्ट हमने नेगेटिव माना है। राइट टू लेफ्ट हमने बेटा क्या माना है, माइनस साइन माना है। मतलब अगर हम वापस आएंगे ऐसे तो बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, -10 मीटर हो जाएगा, ठीक। माइनस साइन क्या बता रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ए बी बी ए, ठीक। लेकिन अगर हम जब मॉड लिखेंगे ना बेटा दोनों का, यानी कि मॉड ऑफ MOD, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी जो है वही मॉड ऑफ वेक्टर, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का मतलब है कि बस इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू विदाउट साइन, मॉड का मतलब विदाउट साइन, कोई साइन वाइन नहीं लगेगा, 10। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10, और यूनिट क्या है, मीटर, वो तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। हाँ बताइए, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है। अब सुनो, नेक्स्ट है आपका बी ए, ठीक। तो बीए का अगर मॉड लोगे तो वो भी कितना आ जाएगा, बस आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाना है, कोई प्लस माइनस नहीं दिखाना है, वो भी क्या है, 10 है। बस ये मैं आपको बताना चाहता था। अब समझ में आई बात कि वेक्टर के ऊपर अगर दो डंडे ऐसे लगे तो उसका मतलब क्या है, उसके मैग्नीट्यूड की आप बात कर रहे हो। अब उसने सवाल यही आपसे पूछा है, क्या कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि अगर कोई वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम डी वेक्टर से दिखा रहे हैं ऐसे, तो इसका जो मॉड है, ठीक, तो क्या ये कभी, ये ग्रेटर का साइन है बेटा, ध्यान से चेक कर लेना, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर हो सकता है किससे, डिस्टेंस से, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस हो सकता है। अब ये मैं आपको करके दिखाता हूं, तरह तरह की एक्टिविटीज करूंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आपको क्या चेक करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, डी का मतलब यहां डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ, और मॉड ऑफ डी क्या है आपका, मॉड ऑफ वेक्टर डी, ये वेक्टर लगा हुआ ना, तो मॉड ऑफ वेक्टर डी ये क्या है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब एग्जांपल नंबर 1 देखो बेटा, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपने क्या देखा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हम बॉडी का मोशन कराएंगे स्ट्रेट लाइन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, चलो करा दो भाई मोशन स्ट्रेट लाइन में। ये लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, मान लो पॉइंट ए से चल रहा है बेटा, ठीक, और मान लो बी पर स्टॉप कर जाता है वो, और ए से बी की जो डिस्टेंस है वो मान लो है 5 मीटर, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, तो ए इसका इनिशियल पॉइंट है, मैं बता दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ए से जा रहा है बी पर स्टॉप कर दे रहा है, मान लो, तो ए है इनिशियल पॉइंट, ठीक, और बी क्या है इसका फाइनल पॉइंट, ठीक। ये देखिए नाउ, अब ध्यान देना बेटा, ए से अगर वो बी पर गया है, तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिस्टेंस कितना है, थोड़ा ध्यान देना बेटा, डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर, साफ साफ दिख रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, ए बी वेक्टर, ए से बी की तरफ प्लस साइन ले रहे हैं, 5 मीटर, और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए बी, तो ये 5 आ जाएगा, ए से बी। अब मुझे बताओ कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में चलती है, स्ट्रेट लाइन में, ध्यान से सुन लेना भैया क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो ध्यान से सुन लो, जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस से बड़ा थोड़ी ना, वो तो उसका इक्वल है, आया कि नहीं आया बताइए, यहां पर क्या आया कि जो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू आ रहा है किसके, डिस्टेंस के। तो मुझे बताओ बेटा, क्या ये वाले केस में जब ऑब्जेक्ट एक ही पाथ पे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चलता जाता है और एक ही दिशा में चलता जाता है, यहां पर लिख भी लेना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन का मतलब समझ जाओ कि अगर वो लेफ्ट से राइट एक ही दिशा में, दिशा नहीं चेंज कर रहा है वो, अभी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, नो चेंज इन डायरेक्शन, लेफ्ट से राइट जा रहा था जा रहा था जा रहा था और बी पे स्टॉप कर गया, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, उस टाइम क्या होता है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है। भैया चेक कर लो ना, मॉड ऑफ ए बी भी कितना आया है, 5, और डिस्टेंस भी कितना आया है, 5, तो दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा था कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से बड़ा हो जाए, तो ऐसा तो नहीं हुआ, अभी तो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। तो केस 1 में क्या हो गया कि मॉड ऑफ डी वेक्टर डी इज ग्रेटर देन डी, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया केस 1 में। कोई डाउट है। अब नेक्स्ट मैं आपको केस चेक कराता हूं कि मोशन होगा तो स्ट्रेट पाथ में, लेकिन बॉडी जाएगी और वापस स्ट्रेट पाथ में लौट के आएगी, तब क्या होता है देखते हैं। केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 देखिएगा, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट गया, समझ जाना,
पॉइंट ए से पहले बेटा बी पर गया, सही है, और बी से लौटकर वापस सी पर आ गया। ठीक, क्या किया, ए से पहले बी गया, मैं लिख दूंगा यहीं पर, ए से पहले बेटा बी गया और बी से लौट के सी पर आ गया। समझ जाना, समझ गए ना, ए से बी और बी से सी आ गया, समझ गए। यानी कि ये वो वाली कंडीशन है जिसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो हो रहा है लेकिन डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। डायरेक्शन वो क्या करता है, जस्ट ऑपोजिट कर लेता है। मतलब ये कौन सा केस है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बट डायरेक्शन चेंजेस, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाती है ऑब्जेक्ट की, ए से बी फिर बी से सी। पिछली बार क्या हो रहा था, कोई भी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही थी, ए से गया और सीधे बी पे रुक गया जाके। ठीक, तो उस केस में भी ये फेल हो गया था क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड था डिस्टेंस के इक्वल आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से बड़ा नहीं आ रहा था। नेक्स्ट देखो बेटा यहां पर, अब आपकी नॉलेज के लिए मैं दे देता हूं आपको बेटा, मान लो कि ए से सी तक की जो पाथ लेंथ है वो 5 मीटर है। अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं ना। और ए से बी है बेटा टोटल कितना, 10 मीटर है। ये मैं आपको दे रहा हूं भाई सवाल समझाने के लिए, टेंशन मत लो आप। ठीक, चलो अब हुआ क्या, ए से पहले वो बी गया, बी से सी पर आ गया। ठीक, अब बेटा थोड़ा ध्यान देना बेटा, बहुत ध्यान से ध्यान देना। देखो, या आप इसको ना 12 मीटर कर लो, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये मैं आपको डिस्टेंस दे रहा हूं, ए से बी के बीच की डिस्टेंस 12 मीटर और ए से सी की डिस्टेंस 5 मीटर। अब मुझे बताओ बेटा, थोड़ा सा पहले डायग्राम देखकर, अगर ए से बी 12 है और ए से सी 5 है तो सी से लेके बी तक कितना बचा, बताइए। बहुत आसान है, ए से बी के बीच का डिस्टेंस 12 है, ए से सी के बीच का डिस्टेंस 5 है, तो बी से सी के बीच का कितना बचा, हाँ 7। वेरी गुड भाई, 12 में से 5 माइनस करोगे तो ये मैं नीचे लिख दूं, यानी कि 7 मीटर हो गया बी से सी। चलो अब सवाल स्टार्ट करो। क्या है क्वेश्चन, ए से बी गया, बी से सी आया, क्वेश्चन नहीं है केस है। तो बेटा अगर मैं यहां से डिस्टेंस आपका निकलवाऊं तो बेटा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले वो ए से बी गया यानी कि डिस्टेंस ए बी, फिर बी से सी आया यानी कि डिस्टेंस बी सी। कोई वेक्टर नहीं लगाया मैंने ऊपर, समझ जाना, ए से बी, ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस। अब देख के बताओ ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर, और प्लस बी से सी तक का डिस्टेंस निकाल के बैठे हो 7, तो आंसर कितना आ जाएगा, 19 मीटर। अब ये आ गया डिस्टेंस आपका। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया डिस्प्लेसमेंट निकालो। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका कौन सा है, एसी, ये निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको एसी निकालना है। ठीक, ए क्या है बेटा, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट, और सी क्या है आपका फाइनल पॉइंट। ठीक, तो एसी वेक्टर कैसे आएगा बताओ, वेक्टर एडिशन करेंगे किसका किसका, पहले ए से बी का, तो वेक्टर ए बी, और प्लस फिर बी से सी, भाई ए से बी वेक्टर फिर बी से सी, यानी कि बी सी वेक्टर। अब बताओ, यहां पर हम अज्यूम कर रहे हैं लेफ्ट से राइट का साइन, लेफ्ट से राइट का साइन पॉजिटिव, तो बताओ ए से बी क्या लिखेंगे, +12, और प्लस बी से सी लौट के आएगा तो 7 तो लोगे लेकिन -7 लोगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। कोई डाउट है बताओ, भाई ए बी वेक्टर ऐसा और बी सी ऐसा है। ठीक, अब ये प्लस का 12 है यानी कि 12 और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 7, आंसर कितना आ जाएगा 5। और आंसर कैसा आ रहा है बताओ, पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइन कहां से कहां माना था, लेफ्ट से राइट, यानी कि एसी वेक्टर लेफ्ट से राइट है, तो डायरेक्शन भी आपको पता चल गई एसी वेक्टर की लेफ्ट से राइट है। बट हमें इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एसी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है एसी वेक्टर का मॉड लगा देंगे, तो ये प्लस का साइन हटा देंगे यानी कि 5 आ गया मीटर्स। अब इन्होंने हमसे क्या बोला था कि चेक करो कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है क्या वो डिस्टेंस से ग्रेटर होता है। बताओ बेटा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एसी वेक्टर, जब ऑब्जेक्ट ए से बी गया बी से सी आया तो एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5। क्या ये डिस्टेंस से ग्रेटर आ रहा है, डिस्टेंस कितना है 19, बताओ बेटा फॉल्स। क्या 5 इज ग्रेटर देन 19 है, ग्रेटर का साइन है, क्या 5 इज ग्रेटर देन 19 होता है, क्या 5 19 से बड़ा होता है, बताओ मैग्नीट्यूड वाइज, नहीं ना, तो फिर से स्टेटमेंट ये हो गया फॉल्स। तो केस नंबर 2 में ये हो गया फॉल्स। यानी कि अब आपको फील मिल रहा होगा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, बताइए। यस, जब बॉडी एक पॉइंट से जाए स्ट्रेट पाथ में और दूसरी जगह रुक जाए जाके, समझ रहे हो ना।
डायरेक्शन नहीं चेंज करे, स्ट्रेट पाथ में ही चल रही है, ए से बी जाके रुक गई, तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट अगर जा रहा है और लौट के वापस आ रहा है, स्ट्रेट पाथ में गया और उसी पाथ में ऐसे लौट के आ गया, तो उस टाइम जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस से पक्का छोटा हो जाएगा। भैया साफ साफ देख लो, डिस्टेंस तो ये हो जाएगी 19 और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बस इतना हो जाएगा, ओनली 5। ठीक, तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं होगा। केस नंबर 3 देखिए। ठीक, केस नंबर 3, तो बेटा केस नंबर 3 आप एक स्क्वायर वाला एग्जांपल दे सकते हो। ये देखो, ये देखो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, जो देना हो आप दे सकते हो। ये देखो ए बी है ना, सी और डी। ठीक, अब आप फिर से देखो, मान लो ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी चला गया। ठीक, तो ये देखिए ये हो गया आपका क्या, इनिशियल पॉइंट। ठीक, बस मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ सेटिस्फाई कराने के लिए। फाइनल पॉइंट। ठीक, अब मान लो यही कि 10 मीटर है इसकी साइड, ये लो। ठीक, तो बेटा यहां डिस्टेंस कितना हो गया बताओ, ए से गया, ए से पहले बी गया, बी से सी, तो डिस्टेंस हो जाएगा 10 + 10 कितना हो गया बेटा, 20 मीटर हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए से सी को ज्वाइन करोगे, ए सी वेक्टर, ये इस तरीके से। अब रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन आपको डायग्राम में दिख रही है, फ्रॉम ए टू सी। ठीक, तो वेक्टर ए सी कितना हो जाएगा, तो ये आप कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये 90 डिग्री और ए सी निकाला था अभी लास्ट क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा बताओ, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ए सी निकाला था ना, कितना आया था 10√2। ठीक, अब सुनो एक बात और बताता हूं, मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ध्यान दें। √2 का अप्रॉक्स वैल्यू कितना होता है, 1.414, याद रखिएगा। √2 का जो अप्रॉक्स वैल्यू होता है 1.414 होता है। इसी तरीके से √3 का जो अप्रॉक्स वैल्यू होता है 1.732। ये दोनों आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो जब आपने AC निकाला होगा तो आपका AC कितना आया होगा बताओ, 10√2। अब इसको सॉल्व कर लो, 10√2 का मतलब 10 इंटू √2, तो यहां से होगा 10 इंटू और √2 की जगह हम कितना रखेंगे, 1.414। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे इतना तो आपको आता होगा, ये वाला डेसिमल 1 प्लेस राइट में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा चेक कर लीजिए, 14.14 मीटर अप्रॉक्स। ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिखेंगे, क्यों अप्रॉक्स लिख रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर तो कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि √2 का अप्रॉक्स वैल्यू रखा है हमने। करेक्ट, तो अप्रॉक्स डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 14.14 और डिस्टेंस कितना था बताओ, 20 मीटर था। सही है ना, तो अब आप क्या देख रहे हो, फिर से ये जो स्टेटमेंट था कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर है किससे, डिस्टेंस से, ये फॉल्स हो गया। चेक कर लो भाई, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड बेटा वो तो 14 के आसपास आ रहा है और डिस्टेंस मेरा 20 है। तो देखा, हर एक बार कैसा भी मोशन हो रहा हो आपका, स्ट्रेट पाथ में हो रहा हो, सीधा सीधा, या सीधा जाके उसी पाथ पे वापस आ रहा हो, या स्क्वायर फील्ड में हो रहा हो, इस तरीके से आप बार बार क्या देखोगे कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के इक्वल तो हो सकता है कभी कभी, जब बॉडी एक ही पाथ में मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रही हो, ए से बी और बी पे स्टॉप कर जाए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता। एक और केस आप दिखा सकते हो इसमें। ठीक, नेक्स्ट देखिए, केस नंबर 4 भी आप दिखा सकते हो। कैसे, अब आप सर्कुलर मोशन का एग्जांपल एक उनको बता दीजिए। ठीक, ये देखिए, मान लो कि ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, ये मान लो इसका सेंटर है, ये इस तरीके से, यहां पर इसका ये सेंटर है और ये है इसका डायमीटर। मान लो ए बी इसका क्या है, डायमीटर। ठीक, अब मान लीजिए रेडियस है 7 मीटर, ये सब एग्जांपल आप देके समझा सकते हो। ठीक, अब मान लो बेटा कि ये चलता है ऑब्जेक्ट कहां से, पॉइंट ए से, और ए से चलते चलते अलोंग द सर्कमफेरेंस, ये ऐसे सेमी सर्कल की बाउंड्री से होते होते कहां आ जाता है, पॉइंट बी पर। तो ए हो गया बेटा इनिशियल पॉइंट। ठीक, ए हो गया आपका क्या, इनिशियल पॉइंट, सही है, और बी क्या हो गया आपका बताइए, फाइनल पॉइंट। सही है, अब यहां पर यदि मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस निकालिए, तो बेटा डिस्टेंस होती पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ यहां से यहां तक का ट्रेवल किया,
ये पाथ लेंथ है। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था क्या कि किसी सर्कल में, यदि आपको याद हो, किसी सर्कल में अगर तुम ए पॉइंट से चले हो और वापस घूमकर कहां पर आ गए हो, ए पर, तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी होती थी सर्कमफेरेंस के इक्वल 2πr, याद है? ए से चले हो, ए पर आ गए हो, रेडियस अगर आर है तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी चलता था वो, 2πr। ठीक। 2πr। और अगर सेमी सर्कल में चलोगे यहां से यहां तक, सही है, तो कितनी डिस्टेंस करता था, इसको 2 से हाफ कर दोगे ना बेटा, चेक करो, ये पूरा 2πr, तो इसका हाफ करो, कितना हो जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाई 2, है ना? तो डिस्टेंस मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, समझ जाना कितना हो जाएगा जब वो केवल ए से बी गया है, ऐसे, है ना? ये डायमीटर है ना, तो ये सेमी सर्कल बन गया, हाफ सर्कल ऊपर है हाफ नीचे है, तो वो केवल ए से बी गया है, तो ये जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2πr, यानी कि टोटल सर्कमफेरेंस, और डिवाइडेड बाय कितना करते हैं, 2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाता है, πr। आइए निकाल लेते हैं पाई, बेटा मैंने आपको बताया है पाई का वैल्यू कितना रखोगे बताओ, 22/7, मैंने आपको बताया पाई का वैल्यू 22/7 ले लो, मैं बोल रहा हूँ ना, ले लो कोई दिक्कत नहीं। तो पाई की वैल्यू 22/7 लिया, इंटू में आर, आर रेडियस मैंने कितना देके रखा है, 7 मीटर, 7 मीटर, तो आर की जगह हम क्या लेंगे, 7 मीटर, ये 7 7 कटेगा, कितना आ गया, 22 मीटर आ गया। ठीक, तो देखा डिस्टेंस कितना है, 22। अब चलिए डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी, डिस्प्लेसमेंट यदि आप निकालोगे तो बस ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, ए बी डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये कितना आ जाएगा, इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, चेक कर लो, डायमीटर के इक्वल, भाई यहां से यहां तक रेडियस है 7, तो यहाँ सेंटर है, ये सेंटर ओ है, तो ओ से ए तक का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 7, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, 14, सही है ना? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये लो। अब आप फिर से देख लो, फिर से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है वो तो 14 आ रहा है, और डिस्टेंस कितना आ रहा है, 22, सही है ना? तो फिर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से छोटा ही तो आ रहा है, ग्रेटर तो कभी आ ही नहीं सकता है, समझे? तो ये सब एग्जांपल मैंने आपको क्यों बताए, इसलिए बताए ताकि आप ये समझ जाना क्या, कि आपको एक फाइनल कंक्लूजन अब निकाल के यहां लिखना है, जो कि आपको याद रखना है। पहली बात तो इनका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, इन्होंने जो बोला है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस से ग्रेटर होगा, फॉल्स। अब हमको क्या याद करना है, तो हमको याद करना है क्या, ध्यान से चेक करिएगा, यहीं पर एक बात बता रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान सुन लेना, बहुत ध्यान से सुनना, एक बात बताना चाहता हूं यहां मैं आपको, ध्यान सुनो, देखो, पता है क्या, देखो बहुत ध्यान सुनना, ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके, इज लेस देन, सही है, चेक कर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस होता है, और यहां हम इक्वल भी लगा देते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं, लेस देन और इक्वल टू, सुन लो ध्यान से, ये वाले सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं, इज लेस देन और इक्वल टू, इस बात का क्या मतलब होता है, इज लेस देन, और का मतलब या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू भी हो सकता है कभी कभी, मतलब अब फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो या तो डिस्टेंस से क्या होगा, लेस होगा, या तो वो डिस्टेंस के कभी कभी इक्वल हो जाता है, कभी भी वो डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, कौन, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक, ओके, ये बात हमको याद रखनी, इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, मैग्नीट्यूड, ये जो चीज लिखा है इसको आप क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या लिखा है बीच में, इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, सही है, चेक कर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू होगा, किसके, डिस्टेंस, कभी वो डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी, इट हम इसके लिए लगा रहे हैं, इट कैन नॉट बी greater than the distance traveled, it cannot be greater than the distance
ट्रेवल्ड। ठीक, ये बात। अब यहाँ पे कुछ कंक्लूजन बता रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा। अब सुनो एक बात और। अब यहाँ ये जो एक इनइक्वालिटी है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। जब लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगता है तो उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन तब होता है जब बीच में इक्वल टू लगा होता। इसको हम क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटी। इन इक्वालिटी, ये इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी कब होता था, जब ऐसा होता था x इज इक्वल्स टू वाई, उसको हम इक्वालिटी बोलते थे या इक्वेशन बोलते थे, इसको हम इनइक्वालिटी बोलेंगे। अब देखो इसमें क्या करोगे आप, ये देखो, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। अब क्या करना है इसमें, सुन लो, किसी इनइक्वालिटी में हम बोथ साइड, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, किसी इनइक्वालिटी में हम बोथ साइड सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान से सुन लेना, हमने क्या किया, इस इनइक्वालिटी में डी से लेफ्ट में डिवाइड लगाया और डी से राइट में, डी से राइट में, डी से लेफ्ट में डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा, यहाँ डी से डी कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा। क्या, जो मैग्नीट्यूड है किसका, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का जो रेशियो है, रेशियो लिया है किसका किसका, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का डिस्टेंस के साथ जब रेशियो लेते हो तो नीचे ऑप्शन दिया रहेगा लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक, ऐसे करके। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसका अगर डिस्टेंस के साथ रेशियो लिया जाए तो वो लेस देन और इक्वल टू 1 होता है हमेशा, इस बात का ध्यान देना। ठीक, और सुनो, और इसी को अगर पलट दोगे, इसी को अगर पलट दोगे तो ये साइन पलट जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। डिस्टेंस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा लेस देन की जगह आप क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। ये वाला रिजल्ट निकाल के आप याद कर लीजिए, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का रेशियो किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, ये आता है लेस देन और इक्वल टू 1। और अगर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये साइन बदल जाता है, लेस देन और इक्वल टू की जगह क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्योंकि अब क्यों, ठीक है, तो इसको चलो हम इसकी चर्चा आप कल करेंगे, क्योंकि अब मेरी क्लास का एक टाइम है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जब इनिशियल फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। चलिए अब कल की क्लास में करेंगे, जाइए।